Good morning, student. Once again, welcome to the physical education classes. The unit training in sports. Part of that topic is doping. So, in previous classes, we have discussed about the definition of doping, definition of violation of rules of WADA. So, after that, we have discussed about the classification of doping. So there are two classification of doping. First is performance enhancing substances and second was the performance enhancing methods. तो we will discuss about the methods. हम methods के बारे में बात करेंगे आज क्या क्या physical methods होते हैं. There are two famous methods. There are two famous method in physical doping. Okay, blood doping and gene doping. हम आज ब्लड डोपिंग और जीन डोपिंग की बात करेंगे. तो ये बहुत फेमस हैं, एथलीट्स इनका काफ़ी यूज़ करते हैं, लेकिन ये बॉडी के लिए बड़े हार्मफुल भी हैं, इसका बड़ा गलत इफेक्ट भी पड़ सकता है. तो इसीलिए इन मेथड्स को भी वाडा ने अपनी जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें इसको बैन किया हुआ है, क्योंकि इनका सीधा सीधा इफेक्ट एथलीट की हेल्थ पे पड़ता है. पर इन मेथड्स से एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकता है, इससे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है. स्पेशली अगर हम बात करें ब्लड डोपिंग उन एथलीट्स में बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा देखी जाती है. वो लोग ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं जो लोग एंड्योरेंस इवेंट करते हैं. एंड्योरेंस में जैसे लॉन्ग रेसेस हैं, फुटबॉल है, ठीक है, और जिनमें बहुत देर देर तक खेलना पड़ता है. बास्केटबॉल है 40 मिनट का गेम है, फुटबॉल है 90 मिनट का गेम है, ठीक है. तो इनमें क्या होता है, एंड्योरेंस की जरूरत होती है, लगातार कंटिन्यूस वे में दौड़ना भागना होता है. तो इस जो इस टाइप की एक्टिविटीज़ में जिसमें एंड्योरेंस डोमिनेट करती है, उन एक्टिविटीज़ में ब्लड डोपिंग बहुत कॉमन है. तो ब्लड डोपिंग में होता क्या है, ब्लड डोपिंग में बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड डोपिंग, ऑटोलोगस और होमोलोगस. अब ऑटोलोगस होमोडोपिंग क्या है, इसके बारे में हम पहले आपको बताते हैं. ऑटोलोगस ऐसा होता है कि किसी जो एथलीट किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने वाला, फॉर एग्जांपल माय कंपटीशन इज आफ्टर 5 और 6 डेज, मेरा 5 या 6 दिन के बाद मेरा कोई कंपटीशन है, तो मैं क्या करूँगा, 4 या 5 दिन पहले अपनी बॉडी से 1 या 2 यूनिट ब्लड निकाल के मैं उसको फ्रीज कर दूंगा. 1 या 2 यूनिट का मतलब करीबन 1 यूनिट का मतलब 250 ml से लेके 350 ml के बीच में होता है. तो करीबन 600 ml ब्लड को मैं अपनी बॉडी से इंजेक्ट करूँगा और उसको प्रिजर्व कर दूंगा किसी फ्रीजर में. उसको फ्रीज कर दिया, तो फ्रीज करने के बाद ठीक कंपटीशन से पहले दिन मैं उसको उन दोनों यूनिट या 1 यूनिट ब्लड को वापस अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर दूंगा. तो होता क्या है, जैसे ही हम ब्लड को अपनी बॉडी से निकालते हैं, उसको फ्रीज करते हैं, तो फ्रीज करने से क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ आरबीसी काउंट बढ़ जाता है. ठीक है, तो आरबीसी काउंट कैसे बढ़ता है, इसका मैं आपको कैलकुलेशन बता के बताता हूँ कैसे बढ़ेगा नंबर ऑफ आरबीसी काउंट. फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में 4 to 4.5 लीटर ब्लड है, ठीक है. तो आपने करीबन 2 यूनिट ब्लड निकाल लिया. 2 यूनिट का मतलब हो गया 800 ml. ये मान के चलो कि 1 लीटर ब्लड निकाल लिया 2 दिनों में. तो क्या हो गया, तो आपकी बॉडी से अब क्या होगा, उस टाइम पे ब्लड कम हो गया. लेकिन ये ब्लड क्या होता है, 45 आवर्स के अंदर में रिकवर हो जाता है. माना 4 लीटर था, 4 लीटर में से 800 ml निकाल लिया, तो क्या हो गया, उससे 3.2 ml आपकी बॉडी में 3.2 लीटर आपकी बॉडी में ब्लड है, तो 45 आवर्स के अंदर में वो क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी में रिकवर हो जाएगा. यानी आपका ब्लड वापस 4 to 4.5 में आ जाएगा. अब ये 800 ml ब्लड को आपने क्या किया, प्रिजर्व कर दिया. अब प्रिजर्व करने के बाद आपने एक दिन पहले या उसी दिन या 24 घंटे पहले उसको वापस अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया. तो क्या होगा, 4.5 लीटर तो है ही, साथ ही साथ आपको 800 ml और ब्लड मिल गया. तो ये आरबीसीज, इस ब्लड में आरबीसीज तो होंगी, इनकी आरबीसीज भी आपके ब्लड में काउंट हो जाएंगी. अगर आरबीसीज हमारी बॉडी में बढ़ जाएंगी तो सीधा सीधा मतलब है कि हमारी बॉडी में
ऑक्सीजन कैरियर्स बढ़ जाएंगे। और एंड्योरेंस इवेंट में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, हमारी बॉडी उतना ही ज़्यादा एंड्योरेंस इवेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी। तो ऑटोलोगस में क्या है, अपनी बॉडी से ब्लड निकाल के उसको 1 या 2 यूनिट ब्लड निकाल के उसको फ्रीज कर दिया जाता है। ठीक कॉम्पिटिशन से 24 घंटे पहले उसको वापस बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे हमारी बॉडी में आरबीसीज, नंबर ऑफ आरबीसीज बढ़ जाते हैं। आरबीसीज बढ़ने से क्या होता है कि हम एंड्योरेंस इवेंट में बहुत इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे अपने कॉम्पिटिटर्स को ओवरकम कर लेते हैं, उनको हरा देते हैं। ठीक है, दिस इज ऑटोलोगस। अब होमोलोगस क्या है? होमोलोगस में क्या है, किसी अनदर सब्जेक्ट यानी किसी दूसरे इंसान की बॉडी से हम 1 यूनिट ब्लड को अपनी बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं, सीधे वहाँ उसकी बॉडी से अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। उसको मैचिंग करने के बाद ब्लड मैच कर गया तो सेम ब्लड ग्रुप का है तो उसको अपनी बॉडी में कर दिया। तो क्या होगा, हमारी बॉडी में वही सेम सिस्टम है, 4.5 लीटर ब्लड है तो आपने 1 यूनिट ब्लड डाल दिया तो 4.5 से बढ़ के 4.3 लीटर हो गया। तो 3 लीटर हो गया तो अब जाहिर सी बात है, जहाँ 200 फॉर एग्जांपल अगर 2 लाख आरबीसी थी तो आपकी 50,000 और बढ़ गई, तो 50,000 और बढ़ गई का मतलब आपकी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन कैरियर हो गए। ऑक्सीजन कैरियर ज़्यादा हो गए तो आप ज़्यादा देर तक काम कर सकेंगे और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकेंगे और ज़्यादा देर तक भाग सकेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका इंड्योरेंस डायरेक्टली बढ़ जाएगा। तो ये दोनों टाइप की डोपिंग बहुत फेमस है। ब्लड डोपिंग किसमें, एंड्योरेंस में पार्टिसिपेट करने वाले एथलीट्स में ये डोपिंग बहुत फेमस है, ऑटोलोगस एंड होमोलोगस। ठीक है, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट दैट। सो बट इसके कोई नुकसान भी हैं, बट व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ डोपिंग? फर्स्ट इज इट मे बी ट्रांसफर जेनेटिक डिजीज। अगर किसी की ब्लड में कोई जेनेटिक डिजीज है, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन वगैरह है, तो वो उस जिस इंसान की बॉडी में उसको इंजेक्ट किया जाएगा उसमें ट्रांसफर हो सकता है अगर होमोलोगस है। ऑटोलोगस है तो हो सकता है कि फ्रीज करने में या ब्लड को निकालने में बिल्कुल सही तरीके से न निकाला गया हो तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन, ब्लड खराब होने का खतरा रहता है जिससे कि बॉडी में इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये हो सकता है। और होमोलोगस में और क्या नुकसान, जेनेटिक डिजीज आ सकती है, कोई और डिजीज जो स्टेम में सफ़र कर रहा है जैसे एसटीडी वगैरह है, ये सारी चीज़ें भी उसको आ सकती है। तो इससे क्या होगा, एथलीट की हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए ये सारे मेथड्स जो हैं ये बैन किए गए। अब उसके बाद हम अगली डोपिंग की बात करते हैं, जीन डोपिंग। जीन डोपिंग में एक प्रकार से हमारा जीन थेरेपी का यूज़ किया जाता है, हमारे जीन में मैनिपुलेशन किया जाता है, हमारे जीन में बदलाव किए जाते हैं। पर ये इतनी महंगी टेक्निक है, इसलिए इसको अभी तक स्पोर्ट्स में नहीं यूज़ किया। बहुत कम इंसिडेंट इसको देखने को मिलते हैं। क्या होता है कि इसमें किसी जीन में कोई चेंजेस कर देने से क्या होता है कि ऑर्गन का एनलार्जमेंट हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 2002 आई थिंक, यस 2004 सिडनी ओलंपिक की बात है। सिडनी ओलंपिक 2004 में हुआ था, नहीं 2000 में हुआ था, 2000 में और 2004 में सिडनी ओलंपिक 2004 पेरिस ओलंपिक। तो ऑस्ट्रेलियन एक स्विमर था जिसका नाम था इयान थॉर्प। तो इयान थॉर्प माइकल फिलिप्स जो कि अमेरिका का लेजेंडरी स्विमर है, उससे पहले वही रिकॉर्ड, उसी के नाम में ये स्विमिंग के सारे रिकॉर्ड्स थे। तो उसकी जीन डोपिंग में वो पकड़ा गया था। तो जीन डोपिंग में देखा उसका पैर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, यूजुअली 10-11 नंबर होता है हाइट के हिसाब से, तो उसका पैर कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, 1 फीट से ऊपर ऊपर का पैर था उसका। उससे क्या था, उसको स्विमिंग में एडवांटेज था, उसके पैर पानी को ज़्यादा काटते थे जिसकी वजह से वो बड़ी तेज़ी से पानी में स्विम कर सकता था, जिसकी वजह से उसको एडवांटेज होता था और बहुत अच्छे से वो जीत जाता था, बहुत मतलब डोमिनेट करता था अपने कॉम्पिटिटर्स पे। तो पकड़ा गया, देखा गया कि उसकी जो एनलार्जमेंट ऑफ फीट है वो एबनॉर्मल है, यानी वो पैदाइशी गुण नहीं है, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ की गई है। तो उसको बुलाया गया वाडा की एजेंसी में, तो उसने बताया कि इस बारे में उसको कुछ पता नहीं है। उसके फादर साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने शायद बचपन में बहुत छोटी उम्र में उनका शायद कुछ ऑपरेशन वगैरह किया था पैरों का, जिसकी वजह से उनके पैरों का साइज़ बढ़ गया था। तो बढ़ने की वजह से क्या है,
तो उसके लिए उसको नहीं वो किया जाना चाहिए क्योंकि वो 2-3 साल का बच्चा था। तो ये जीन थेरेपी के द्वारा उसका मैनिपुलेशन किया गया था। ठीक है, तो जीन थेरेपी में क्या होता है, जीन थेरेपी की मदद से किसी भी ऑर्गन का या बॉडी का एनलार्जमेंट कर दिया जाता है या उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जो बड़ा बेनिफिशियल होता है, हार्मोनल चेंजेस किए जाते हैं उसमें। तो हार्मोन क्या हो गया, अगर हार्मोन का सीक्रेशन फास्ट हो गया तो क्या होगा उससे कि आपका बॉडी बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। जैसे बेसिकली थायरोक्सिन हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन्स में कुछ बदलाव किए जाते हैं जिसकी वजह से प्लेयर का डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है, ग्रोथ तेज हो जाती है। ग्रोथ फास्ट होने की वजह से क्या, जाहिर सी बात है, वो अपनी सेम एज ग्रुप के लोगों पे डोमिनेट करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये जीन थेरेपी बहुत कॉमन नहीं है क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली है, महंगी है, इस वजह से इसको नहीं देखा गया। लेकिन आने वाले फ्यूचर में ऐसा माना गया है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस पर रिसर्च चल रही है जीन जीन डोपिंग पे। तो इसी वजह से परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए लोग जीन डोपिंग की बचपन में ही इसको वो कर देंगे। तो जीन डोपिंग भी एक मेथड है, कुछ कुछ लोग करते भी हैं जिनके पास पैसा वगैरह अच्छा है एथलीट्स के पास, तो ये उतना कॉमन नहीं। ठीक है, तो ये 2 टाइप के मेथड्स हैं जो कि वाडा द्वारा बैंड किए गए हैं। इसके अलावा भी और भी कुछ मेथड्स हैं जो आपके सिलेबस में है नहीं। एक आध मेथड और भी ऐसे हैं जिसमें वो एक प्रकार से फिजियोलॉजिकल चेंजेस वो नॉर्मल नेचुरल तरीके से की जाने वाली है, लेकिन वो भी एक प्रकार से ह्यूमैनिटी के हिसाब से बहुत गलत है। ठीक है, तो लेकिन उसका डिस्कस हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके आउट ऑफ सिलेबस है। तो जब कभी लाइव क्लासेस होंगी तो उसमें हम उस बात में कभी डिस्कस कर लेंगे अगर मैटर आ गया। तो अब हम बात करेंगे इसके बाद परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंसेस के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंसेस, यानी हम अब जो इंजेक्शन या फिर दवाइयों के फॉर्म में लिए जाने वाले ड्रग्स के बारे में बात करेंगे जिनका वाडा की रूल बुक में टोटल बैन किया हुआ है, जो लेना बिल्कुल मना है। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो उसको नहीं लिया जा सकता है। बेसिकली ये ड्रग्स हैं, एक ड्रग्स मीन्स दवाइयों का काम करते हैं, पर इनका एक्सेस यूज जो है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। जैसे नार्कोटिक्स की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम बहुत सारे लोग हेरोइन, अफीम, कोडीन की बात करते हैं, तो ये कोई ऐसा वैसा ड्रग्स नहीं है। जैसे किसी को बहुत ज़्यादा बर्निंग हो गई है, जल गया है, तो उसमें पेन किलर वगैरह काम नहीं करते, तो उसमें नार्कोटिक्स दिया जाता है पेशेंट को रिलीफ करने के लिए। लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या है कि अगर ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो इंसान हैबिचुअल हो जाता है और पागल भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही अदर ड्रग्स भी हैं, इनका किसी न किसी उस पर कोई न कोई यूज़ है, बट इन फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स दे आर बैंड बिकॉज इनको लेने से क्या होता है, एक तो इसका सीधा सीधा असर परफॉर्मेंस में पड़ता है, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, पर क्या है कि लेट टर्म या जिसको हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसके देखने को मिलते हैं। अगर एथलीट कंटिन्यूस वे में इनको ले रहा है तो उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज, इवन डेथ भी हो जाती है एथलीट्स की। तो सबसे पहला इसमें जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस है वो स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट एक टाइप के अलर्टनेस को बढ़ाने वाले ड्रग्स होती है या मेडिसिन्स होती हैं। तो स्टिमुलेंट्स क्या करती हैं, हमारी अलर्टनेस को बढ़ा देती है, हमारी हार्ट बीट को फास्ट कर देती है। हार्ट बीट फास्ट होगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी अलर्ट हो जाएगी, एकदम तेज होती है तो बढ़ जाएगी। और रिएक्शन टाइम को कम कर देते हैं। रिएक्शन मतलब किसी एक्शन के अगेंस्ट में जो हम रिएक्शन करते हैं उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं। तो इन सबको बहुत फास्ट कर देता है। तो फास्ट करने की वजह से इसका इफेक्ट क्या होता है, हम उन गेमों में जिसमें अलर्टनेस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें रिएक्शन टाइम की बहुत अच्छी ज़रूरत होती है, तो उनमें हम अपने अपोनेंट के ऊपर डोमिनेट करने लगते हैं। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो अभी हम ये क्या काम करते हैं और इनका क्या रोल है। अलर्टनेस बढ़ाते हैं, हार्ट बीट को फास्ट कर देते हैं, रिएक्शन टाइम को कम कर देते हैं, और उसी के साथ साथ ये क्या कर देते हैं, ब्रीदिंग रेट को भी बढ़ा देते हैं। ब्रीदिंग रेट अगर बढ़ जाएगा तो हमारी
ब्रीदिंग फंक्शन अच्छे से, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जल्दी से काम करने लगेगा, जिससे कि स्टिमुलेट करता है। लेकिन क्या होता है, इसका एक साइड इफेक्ट में बताता हूँ अभी, एग्रेसिव हो जाता है इंसान, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस आती है इसमें। तो अब इसमें क्या क्या मेडिसिन आती हैं, इसमें आती हैं आपका एम्फेटामाइंस आता है। एक तो एम्फेटामाइंस एक मेडिसिन है, ठीक है। दूसरा कोकीन है, कोकीन के अलावा फिर एफिड्राइन है, ठीक है। एम्फेटामाइंस, कोकीन, एफिड्राइन, ये 3 स्टिमुलेंट्स के तौर पे आते हैं, जो कि हमारी बॉडी को बहुत जल्दी स्टिमुलेट कर देते हैं। स्टिमुलेंट का सीधा सीधा स्टिमुलेशन से, स्टिमुलेशन अगर फास्ट हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा हर चीज़ क्विक होने लगेगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, अलर्टनेस फास्ट हो जाएगी, हम बहुत एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टिमुलेंट्स होते हैं। लेकिन एक साइड इफेक्ट अभी मैं बता रहा हूँ, वो है एग्रेसिवनेस। दूसरा आपका ड्रग आती है, दूसरा सब्सटेंस आता है जो बैंड है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड। इनको सबसे ज़्यादा डेंजरस ड्रग माना गया है स्पोर्ट्स फील्ड में। बेसिकली एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का क्या काम होता है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ह्यूमन कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, बहुत हद तक बढ़ा देते हैं। ह्यूमन कैपेसिटी यानी बॉडी फंक्शनल कैपेसिटी या बॉडी मसल मास को भी गेन कर देते हैं। जैसे इस एनाबॉलिक स्टेरॉइड को ज़्यादातर वेट लिफ्टर, रेसलर, थ्रोअर, ये लोग इसमें ज़्यादा लेते हैं। क्यों? एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो ले लेते हैं, ये क्या मसल साइज को बढ़ा देता है, मसल्स की थिकनेस बढ़ा देता है। और दूसरी चीज़, रिकवरी रेट को फास्ट कर देता है। यानी हम खेलने के बाद अगर हम, या इसको लेने के बाद अगर हम कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या कोई कंपटीशन करते हैं तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। अगर रिकवरी रेट फास्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी अगर हम रिकवर हो जाएंगे, तो हमें ट्रेनिंग में एक एडवांटेज मिलेगा। क्या? ट्रेनिंग हम बहुत ज़्यादा देर तक कर पाएंगे, हमें थकान नहीं लगेगी, टायर्डनेस को कम कर देते हैं। रिकवरी कम होने का मतलब है थकान कम हो जाना। तो रिकवरी रेट अगर कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो क्या होगा, हमारी वर्किंग एफिशिएंसी यानी ज़्यादा देर तक हम काम कर पाएंगे। अब इससे क्या होगा, इसका सीधा सीधा असर हमारा मसल मास पे पड़ेगा। क्या होता है, बेसिकली हम जो बॉडी में मस्कुलैरिटी लेके आते हैं, हम क्या करते हैं, बारबेल और डंबल, बारबेल मतलब लोहे की रॉड, उसमें डंबल्स बार बार करते हैं तो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, जिससे मसल्स अपना साइज बदलने लगती है और मसल की थिकनेस बढ़ने, मोटाई बढ़ने लगती है और हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ आने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं विदाउट एनाबॉलिक स्टेरॉइड टोटल 50 रेपिटेशंस कर रहा हूँ, 3 सेट कर रहा हूँ, या 60 कर रहा हूँ, 20-20 के 3 सेट। अब क्या हुआ, इन स्टेरॉइड लेने से क्या होता है कि मेरे रेपिटेशन, नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ जाएंगे पर सेट। माना पर सेट में 20 कर रहा हूँ एक सेट में, तो एक सेट में मेरे 40 के आसपास है, 10 डबल होने लगे, 30 हो जाएंगे। तो अब क्या हो जाएंगे, 3 भी अगर मैं कर रहा हूँ तो 90 हो जाएगा, कहाँ 60 और कहाँ 90। तो सीधा सीधा उसका असर हमारी स्ट्रेंथ पे पड़ेगा। तो ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड हमारी मसल मास को बढ़ा देते हैं और उसके साथ साथ हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट कर देते हैं। ग्रोथ, मसल ग्रोथ बढ़ जाता है। चेंज, हमारे हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, हार्मोन्स हमारे ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होने लगते हैं, ठीक है। और एथिड्राइन, एरिथ्रोप्रोटीन, ये सारे, सॉरी, डेस्टोराइन, मेटरनोलोन एंड ऑक्सीड्रेनोन, ये सारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड के कुछ एग्जांपल्स हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड स्पोर्ट्स में यूज किए जाने वाली सबसे ज़्यादा बैंड की गई मेडिसिन है, यानी सबसे ज़्यादा पाबंदी इन्हीं पे है। बाकी सारे इसमें तो ऐसा है कि किसी में कंपटीशन से पहले कोई मनाही होती है, तो कोई किसी में ड्यूरिंग द कंपटीशन कोई मेडिसिन बैन होती है, लेकिन और कोई कंपटीशन के बाद भी होती है। तो कोई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमेशा के लिए बैन होती है, यानी उनका यूज़ आपने कभी भी लाइफ में किया है तो आपको सीधा सीधा आपका कैरियर ख़त्म हो जाएगा। तो उनमें से एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है, ठीक है। इसका मेल और फीमेल पे अलग अलग इफेक्ट पड़ते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बाकी बचे हुए जो 5-6 और बचे हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ watch these video carefully and complete your work, and by today please send me your work of this training and sports के नोट्स मैंने जो आपको प्रोवाइड किए हैं उसको रिस्पॉन्स ग्रुप में आप प्लीज़ उसको सेंड करिए। थैंक यू।